रघुनाथपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रामलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी गांव में जरूरी सामान बेचने वाली एक दुकान थी। रामलाल बहुत चालाक था। जो उसके वहां नौकरी करने आता, उसके सामने वो बड़ी मुश्किल सी शर्तें रखता था और कुछ समय काम करवाने के बाद बिना पैसे दिए उन्हें नौकरी से निकाल देता था। उसके ऐसे स्वभाव की वजह से कोई उसके पास टिक नहीं पाता था। सुरेश नाम का एक गरीब किसान, जो ये सब नहीं जानता था, एक दिन उसके पास नौकरी मांगने आया। महोदय, कृपया मुझे बताएं कि क्या आपके पास कोई नौकरी है? मैं बहुत जरूरतमंद हूँ। हाँ, यहाँ नौकरी के कई अवसर हैं, पर आप मुझे यहाँ नए नए से लगते हैं। आप जैसे अनजान व्यक्ति को मैं नौकरी ऐसे कैसे दे सकता हूँ? महोदय, मेरा नाम चंद्रा है। मैं पास के एक छोटे से गांव से हूँ। अभी तक खेतों में काम करके मैं अपना समय बिताता था, लेकिन हाल ही में हमारे गांव को सूखे का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण वहाँ रोजगार नहीं है। मैं अपने परिवार की देखभाल के लिए यहाँ आया हूँ। सुरेश की बात सुनकर रामलाल को समझ आ गया कि सुरेश बहुत भोला है। चूंकि उसकी शर्तों के कारण वहाँ कोई काम करने नहीं आ रहा था, इसलिए उसने सोचा कि सुरेश को नौकरी पर रखकर वो उससे अपनी दुकान और घर दोनों जगह पर काम करवा सकता है। कुछ सोचने के बाद उसने कहा, हाँ, ठीक है, फिर मैं तुम्हें अपनी दुकान पर रख लूंगा, लेकिन अगर तुम यहाँ काम करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी सभी शर्तें माननी होगी। ठीक है, तो बताओ। ये ठीक है महोदय, मैं आपकी दुकान में जरूर काम करूँगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें 100 रुपया महीना दूंगा, यानी 1200 प्रति वर्ष। लेकिन मैं तुम्हें तभी पैसे दूंगा जब तुम यहाँ 1 साल तक काम करोगे। यदि तुम बीच में छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। अगर मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूं तो मैं तुम्हें 2 गुनी रकम दूंगा। इसके अलावा मैं रोज थाली भरकर तुम्हें भोजन कराऊंगा। बस तुम्हारे लिए ठीक है? मुझे तो लगता है कि ये तुम्हारे लिए ठीक है। जरूर महोदय, यदि आप कहते हैं कि आप मुझे 2 बार भोजन देंगे और मुझे पैसे भी देंगे, फिर मुझे और क्या चाहिए। और रामलाल के बारे में बिना कुछ जाने ही सुरेश ने नौकरी करने का फैसला कर लिया। अगले दिन सुबह उसने जल्दी उठकर घर के कामों में रामलाल की पत्नी की मदद की, फिर दुकान की सफाई की। रामलाल के आने तक वो वहीं रहा, फिर किराने का सामान खरीदने के लिए थोक बाजार चला गया। इतने सारे वो बहुत थक गया था। वो रामलाल के खाना खाकर लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि वो खाना खाने के लिए जा सके। उतने में ही रामलाल घर से वापस आया। उसे दुकान पर लौटा हुआ देखकर सुरेश ने उससे कहा, महोदय, मैं घर जाकर खाना खा लूंगा। ठीक है, तुम कर सकते हो, लेकिन वहाँ घंटों मत रुकना। जल्दी से इसे खत्म करना और वापस आ जाना। यहाँ काफी काम बचा हुआ है। जरूर महोदय, मैं अभी जा रहा हूँ और वापस जल्दी आऊंगा। सुरेश खाना खाने के लिए रामलाल के घर गया। रामलाल की पत्नी विद्या ने आकर उसके सामने केले का एक पत्ता रखा, उसमें कुछ उबले हुए चावल और थोड़ा सा अचार रखा और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। इतने से चावल देखकर सुरेश चौंक गया और सोचने लगा, उन्होंने तो कहा था कि उन्होंने थाली भर दी है, लेकिन इसमें तो सिर्फ कुछ चावल और अचार ही है और वो चली गई। ठीक है, अब क्या पूछना, मैं इसी से काम चला लूंगा। उसे फिर से चावल मांगने में शर्म आई, इसलिए वो उसे जितने चावल परोसे थे उतने ही खाकर चुपचाप वहाँ से निकलकर दुकान पर वापस लौट आया। कुछ और दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। बेचारा सुरेश रोज भूखा रह जाता। एक दिन उसने सेठ जी से बात करने का फैसला किया। महोदय, मालकिन मेरी थाली में बहुत कम चावल और थोड़ा सा अचार ही डाल रही है। मेरे लिए इतना काफी नहीं होगा। मैं रोज भूखा रह रहा हूँ। आप कृपया करके मालकिन से कहिएगा कि मुझे पेट भर खाना दे। क्या? मैं पहले ही कह चुका हूँ कि थाली भरकर खाना दूंगा। तुम्हारी मालकिन भी यही कह रही है। अच्छा लगे तो यही रहो, नहीं तो तुरंत चले जाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखो, मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा। रामलाल ने कड़क शब्दों में उसे जवाब दिया। सुरेश रामलाल का रवैया देखकर चौंक गया। अब उसे रामलाल की शर्तों को बिना सोच विचार के मान लेने के लिए पछतावा होने लगा, पर वो क्या करता। हालातों के मारे वो मजबूर था। महोदय, कृपया ऐसा मत कहिए। ऐसा कहने के लिए क्षमा करें। वह जो कुछ भी मुझे देगी मैं खा लूंगा और मैं आपके बारे में नहीं बोलूंगा। मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, अब जाओ और अपना काम करो। ठीक है। तब तो सुरेश काम पर लग गया, पर बाद में उसने ठान लिया कि वो रामलाल को सबक सिखाने के बाद ही यहाँ से जाएगा।
काफी सोचने के बाद उसके दिमाग में एक योजना आई और अगले ही दिन जब वो रामलाल के घर गया तो केले के 2 पत्तों से बड़ी सी थाली बनाकर ले गया। कुछ देर बाद विद्या वहाँ आई और सुरेश को इतनी बड़ी थाली लिए बैठा देखकर चौंक गई। फौरन उसने सुरेश से कहा, ये क्या है सुरेश, तुम इतनी बड़ी थाली ले आए हो? मैं इतनी बड़ी थाली में थोड़ी ना खाना परोसूंगी तुम्हें। हाँ मालकिन, जैसा कि आप रोजाना करती हैं, अगर आप इस थाली को चावल से भर दें तो ये काफी होगा, जिससे मेरी भूख पूरी तरह मिट जाएगी मालकिन। अब समझी, तुम बदला ले रहे हो ना हमसे। उसने चावल से पूरी थाली भर दी और साथ ही रोज से ज्यादा अचार भी दिया। आज बहुत दिनों बाद सुरेश ने पेट भर खाना खाया। वो पूरी तरह संतुष्ट होकर काम पर चला गया। रामलाल के घर पहुंचने पर विद्या ने उसे आज की घटना विस्तार से बताई। अगले दिन दुकान पर पहुंचकर रामलाल ने सुरेश से कहा, चंद्रा, मुझे पता चला है कि तुमने एक बड़ी थाली ली है और उसमें दोपहर का भोजन किया है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? ये क्या कह रहे हैं मालिक? हमारे समझौते के अनुसार आपने चावल से भरी थाली का कहा था, लेकिन आपने थाली के आकार के बारे में नहीं बताया था मालिक। ओह, अब तुम ज्यादा बोलने की कोशिश कर रहे हो। मैंने जब तुमसे बात की थी मुझे तभी तुम्हें थाली के आकार के बारे में बता देना चाहिए था। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। क्या? ये आप क्या कह रहे हो? क्या आप चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? मुझे लगता है कि आप हमारा समझौता भूल गए हैं। अगर मैं खुद अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दूँ तो आप मुझे पैसे नहीं देंगे, लेकिन आप अगर मुझे इस नौकरी से निकालते हैं तो आपको मुझे दुगुने पैसे देने होंगे। अगर आप देते हैं तो मैं अभी निकल जाऊंगा। सुरेश ने जब व्यंग्यात्मक ढंग से ऐसा कहा तो रामलाल को अपनी शर्त याद आ गई। उसे याद आया कि सुरेश को निकालने पर उसे दुगने पैसे देने पड़ेंगे। चूंकि वो उसे पैसे नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने सुरेश को नौकरी से निकालने का फैसला बदल दिया। चंद्रा, मैंने तो उस समय गुस्से में कह दिया था। तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तुम अब क्या चाहते हो? खाना है ना? जितना चाहे उतना खा लो, ठीक है? पेट भर खाने की समस्या तो दूर हो गई, लेकिन उसके बाद रामलाल ने सुरेश के सर पर काम का बोझ और बढ़ा दिया। उसने अब नौकरी छोड़ने का मन बना लिया और आखिर एक दिन, चंद्रा, तुम आ गए। जल्दी आओ, मैं घर खाना खाने जा रहा हूँ। यहाँ देखो, चावल के 4 बोरे हैं। हर एक की कीमत 100 रुपए है। उससे कम में मत बेचना, समझ गए? वो दुकान सुरेश को सौंपकर खाना खाने घर चला गया। उसके निकलने के बाद सुरेश ने चावल की वो 4 बोरियां एक गरीब इंसान को 100 रुपए लेकर बेच दी। कुछ देर बाद रामलाल दुकान पर वापस लौट आया। उसने 4 बोरियों को ना देखते हुए सुरेश से कहा, अरे वाह, तो तुम चावल की 4 बोरी बेच चुके हो। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो चावल का पैसा कहाँ है? जी मालिक, मैंने बेच दिया। मैंने सभी 4 बोरियां 100 रुपए में बेची है। चूंकि रामलाल ने हर बोरी की कीमत 100 रुपए बताई थी, इसलिए उसे 400 रुपए मिलने चाहिए थे। लेकिन जब सुरेश ने केवल उसे 100 रुपए दिए तो रामलाल तनाव में आ गया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उन्हें बेचने के बाद तुम्हें 400 रुपए मिलने चाहिए थे ना? फिर तुम मुझे 100 रुपए क्यों दे रहे हो? हाँ? ओ, मुझे तो लगा कि 4 बोरियां मिलकर 100 रुपए की है, तो मैंने उससे 100 रुपए लिए और 4 बोरियां उसे दे दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। खरीदार को मैं जानता भी नहीं, पड़ोस के गांव का हो सकता है। अब क्या करूं? ये तुमने क्या किया? मैं बस कुछ समय के लिए क्या गया, तुमने 300 का नुकसान कर दिया। मैंने तुम्हें नौकरी देकर बहुत बड़ी गलती की। जाओ यहाँ से। आप सच में चाहते हो मालिक कि मैं चला जाऊं? ठीक है मालिक, मुझसे गलती हो गई। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए बोझ हूं, तो मैं अभी निकल जाता हूं। मैं आपको अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगा मालिक। मैं जहाँ भी रहूं, मैं चाहता हूं कि आप हमेशा बस खुश रहें। सुरेश ने फिर से रामलाल को उस शर्त के बारे में याद दिलाया। शर्त की बात आते ही रामलाल ने सोचा कि अगर वो सुरेश को नौकरी से निकाल देता है तो उसे सुरेश को 2400 रुपए पगार के रूप में देने पड़ेंगे। उसने सोचा कि 2400 रुपए के नुकसान से तो 300 रुपए का नुकसान बेहतर है। कहाँ जाओगे? एक बड़े व्यक्ति के रूप में मैं कभी कभी कुछ बातें कह देता हूँ। क्या गलतियाँ करना मानव स्वभाव में नहीं है? कभी कभी गलतियाँ हो जाती है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपना काम करो। समझ गए तुम? हाँ बिल्कुल मालिक, अगर आप चाहोगे तो मैं रहूंगा, और अगर आप चाहोगे तो मैं चला जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, मेरे सामने नौटंकी करना बंद करो। मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गया। मुझे अपने ससुर से मिलने के लिए पड़ोस के गांव जाना है। उन्होंने कहा है कि उन्हें कुछ सामान चाहिए। मैं आज नहीं जा पाऊंगा, इसलिए तुम्हें वो काम करना होगा। हाँ मालिक,
मुझे बताएं, आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा। सुनो, ये किराने का सामान लो और उन्हें दे दो और घर वापस आ जाओ। कल दुकान पर बैठोगे तो मैं जाकर उनसे मिल लूंगा। हाँ मालिक, जैसा भी आप कहें। सारा सामान लेकर सुरेश रामलाल के ससुराल पहुंचा। वहां वो रामलाल के सास और ससुर से मिला और उन्हें साथ लाया सामान भी दिया। रामलाल की सास रमा ने उसे वहां देखकर उससे पूछा, दामाद जी ने सामान तुम्हारे साथ क्यों भेजा? वो खुद क्यों नहीं आए? रमा के पूछने पर सुरेश के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने मौके का फायदा उठाते हुए रमा को जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है, मालिक का स्वास्थ्य इन दिनों कुछ अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं आज चिकित्सक से मिलूं और कल आपसे। हे भगवान, क्या हुआ दामाद जी को? कोई बड़ी समस्या तो नहीं? कल वो जब आएंगे तो उन्हें घी से बने लड्डू खिलाऊंगी। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए। अब उन्हें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा वो ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें उबले हुए चावल और पुराने अचार के अलावा कुछ भी नहीं देना है। चिकित्सक ने कहा उन्हें ऐसा वैसा कुछ नहीं देना है। अपनी योजना के अनुसार रमा को सलाह देकर सुरेश वहां से लौट आया। अगले दिन रामलाल ने सुरेश को दुकान की देखभाल करने को कहा और अपने ससुराल जाने के लिए निकल पड़ा। उसे देखकर रमा को यकीन हो गया कि वो बीमार है, पर स्वस्थ होने का दिखावा कर रहा है। दामाद जी, बड़े ही दुख की बात है। अभी तो आपकी उम्र ही क्या है, पर कोई क्या कर सकता है। चलिए खाना खा लीजिए। सास समेत वहाँ पर हर कोई आकर रामलाल से उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछता और उसे आश्वस्त करता। रामलाल को कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर बाद जब उसने अपने लिए परोसी हुई थाली में तरह तरह के पकवान के बजाय थोड़े से चावल और अचार देखे तो वो चौंक गया, लेकिन कारण पूछने में उसे शर्म आई, इसलिए वो चुपचाप खाना खाने लगा। खाना खाकर वो वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद वो दुकान पर पहुँचा। क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वहाँ कुछ हुआ है क्या मालिक? वहाँ जो कुछ हुआ है वह मैं बाद में बताऊंगा। अभी मुझे भूख लग रही है। तुम मेरे घर जाओ और मेरी पत्नी से कहो कि मैं घर आ रहा हूँ, इसलिए नहाने का पानी उबालने रख दे और कुछ खाना पका कर रखें। क्यों मालिक, अब आपको भूख लगी है? क्या आपने अपनी सास के यहाँ दोपहर का भोजन नहीं किया? मैंने सोचा कि आपको परोसे गए खाने से आप बहुत खुश होंगे। सुरेश भले ही जानता था कि वहाँ क्या हुआ होगा, पर रामलाल के सामने उसने बखूबी वाकिफ न होने का नाटक किया। रामलाल ने कहा, मुझसे उस बारे में मत पूछो, वैसे भी वो सब तुम्हारे काम का नहीं है। पहले मेरे लिए खाने का इंतजाम करो। ठीक है मालिक, मैं अभी चलता हूँ। मालकिन से कहूँगा कि सब कुछ तैयार कर ले। सुरेश अंदर से खुश था। रामलाल का भी आज वही हाल हुआ जो उसने कई दिनों तक सुरेश का किया था, पर सुरेश का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। उसे लगा यही मौका है। कुछ सोचकर वो रामलाल के घर की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुँचने के बाद वो रोते हुए विद्या से कहने लगा, मालकिन, मालिक पर भूत सवार है और वो यहाँ आ रहे हैं। इससे पहले कि वो घर में प्रवेश करे, आपको उन्हें झाड़ू से मारना है और उन्हें बहुत सारी लातें मारनी है। आप जाइए, पहले झाड़ू लेके आइए। जल्दी लाइए वरना देर हो जाएगी। हे भगवान, क्या हो गया उन्हें? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन आज दोपहर जब वह आपकी माँ के यहाँ से लौट रहे थे तो मुझे लगता है कि रास्ते में उन्हें किसी भूत ने जकड़ लिया है। तब से वह अजीब व्यवहार कर रहे हैं। अब मैं जैसा कहता हूँ आप वैसा ही कीजिए। सुरेश ने इतने आत्मविश्वास से कहा कि विद्या को भी उस पर विश्वास हो गया। वो झाड़ू लेकर आई और रामलाल की प्रतीक्षा करने लगी। इस तरफ सुरेश रास्ते में दुकान से घर वापस लौट रहे रामलाल से मिला। उसने बहुत दुखी होने का दिखावा करते हुए कहा, मालिक, मालिक, जरा रुकिए। क्या हुआ चंद्रा, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? मालिक, मैं आपको बताता हूँ। सुबह हमारे जाने के बाद मालकिन पर भूत सवार हो गया है। उन्होंने घर को अस्त व्यस्त कर दिया है। क्या चंद्रा, तुम ये सब क्या कह रहे हो? मुझे भूत प्रेत से बहुत डर लगता है। अब मैं क्या करूँगा चंद्रा? आप डरिए मत, इसके लिए एक समाधान है। यदि आप भूत सवार व्यक्ति को झाड़ू से मारते हैं तो भूत तुरंत निकल जाता है। इसलिए आपको उन्हें झाड़ू से मारने की जरूरत है, तभी आत्मा निकल जाएगी। सुरेश की बात सुनकर रामलाल डर गए। सुरेश के कहने पर उन्होंने झाड़ू साथ लिया और जल्दी से घर पहुँचे। उन्होंने अपनी पत्नी को घर के बाहर ही झाड़ू हाथ में लिए खड़े देखा और सुरेश से कहा, ये सब क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि तुमने जो कहा वो सच है। हमें भूत को घर से बाहर कर देना चाहिए। रामलाल ने जाकर विद्या को झाड़ू से पीटना शुरू कर दिया।
ये देखकर विद्या ने भी सुरेश के कहे अनुसार अपने पति को मारना शुरू कर दिया। ये देखकर सारे पड़ोसी इकट्ठा हो गए और कुछ ही देर में गांव के मुखिया जी वहां आ गए। उन्होंने दोनों को रोककर लड़ाई का कारण पूछा। वहीं दूर से तमाशा देख रहे सुरेश ने उनके पास आकर उनसे कहा, महोदय, मैं ही उनकी लड़ाई का कारण हूँ। मैं एक गरीब किसान हूँ जो यहाँ नौकरी करने के लिए आया था। मैंने कड़ी मेहनत की और एक जानवर की तरह काम किया, लेकिन उन्होंने मुझे खाना भी ठीक से नहीं दिया। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि इन जैसे लोगों को गरीब लोगों की कठिनाइयों का अनुभव कराना चाहिए। सुरेश की बात सुनकर रामलाल और विद्या दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुखिया जी ने भी उन दोनों को खूब डांट लगाई। सभी सुरेश को शाबाशी देने लगे। शाबाश सुरेश, उसने रामलाल को एक उचित सबक सिखाया, इसलिए लोगों ने उसकी खूब सराहना की। रामलाल ने सुरेश को वेतन का दुगना भुगतान किया। उस राशि को लेकर सुरेश अपने गांव चला गया। उन पैसों से कुछ खेत और एक नया घर खरीदा और खेती करना शुरू कर दिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अधिक रोचक कहानियों के लिए